Good morning, friends. Today we are going to discuss a new topic under organizing. Organizing, you all are knowing, it's the most important chapter from your examination point of view. So, already we have seen under this chapter meaning of organization, importance of organizations, importance of steps in the process organizing, how what is the steps under which we determine the organizations. Okay, जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क होता है, क्या ग्रुपिंग जॉब एक्टिविटीज़ होती है, शाइनिंग ड्यूटीज़ होती, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ होती है. अभी हम सारी चीज़ों को देखेंगे. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में देर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल organization. Okay, my dear residents, so you can see today we are going to see important topic under the organizational structure, organizing chapter, meaning of organizational structure. You can see here meaning of organizational structures. In each and every organization there are some organizational structures under which we determine the process of things, means who will do, how will do, what they will do. ठीक है ना, मीन्स कैसे वो करेंगे, कौन करेगा, जॉब को असाइन कैसे किया जाएगा, किसके अंडर में किया जाएगा, किस और मतलब एक पूरा तरीके से एक फॉर्मलाइजेशन करना, किसी चीज़ का फॉर्मलाइजेशन करना जब हम करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजिंग की कैटेगरी में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है ना. तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए स्ट्रक्चर, every organization has a structure in which the function or task to be performed are defined and described. The role of various job position and authority relationship between them are also specified. मतलब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं तो वहाँ पे सबका टास्क, सबकी जॉब, सबकी जो अथॉरिटी होती है वो डिस्क्राइब होती है, डिसाइड होती है. ठीक है ना, उसके हिसाब से दे परफॉर्म. तो ये इसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे. क्या है ऑर्गेनाइजेशन? इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइजेज. Okay, is the structural framework of duties and responsibilities required of the personnel in performing various functions within the company. Okay, it's essentially a mechanism for carrying out the function necessary to achieve the desired goal. Means whatever the company has predetermined goal, ठीक है ना, कंपनी जो अपना प्रीडिटरमाइंड गोल डिसाइड करती है उसको पाने के लिए एक प्रॉपर सेटअप होना बहुत ज़रूरी है. अगर कंपनी के पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, तो कंपनी क्या अपने लक्ष्य को पा पाएगी? नहीं, कभी नहीं. ठीक है ना. तो इसी चीज़ को हमको आगे के लेक्चर्स में समझना है. आइए अब देखेंगे कि जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं. वो फीचर्स क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं. 2 और मोर पर्सन, डेफिनेटली 2 या 2 से अधिक लोग बनेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा. कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन्स वी विल डिवाइड द वर्क. कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा. ठीक है ना. कोऑपरेटिव एफर्ट्स होंगे एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे. तो ये सारे क्या है, ये फीचर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के. ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं कितने तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन. लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड थ्रू द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. पहले ही लाइन में क्लियर कर दिया. क्या मतलब? फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मतलब आपने एक पिछले चैप्टर में प्लानिंग में पढ़ा होगा क्या, हेनरी फ्यूल, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेनरी फ्यूल पढ़ा है. अच्छा, उसमें क्या है, हेनरी फ्यूल ने दिया था स्केलर चेन. स्केलर चेन इन्होंने कहा था कि एक फॉर्म में स्केलर चेन होता है. ठीक है ना. मीन्स हायरार्की सिस्टम. हायरार्की सिस्टम मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब जो हेड है आपका, हेड से लेके लोअर तक, हेड से लेके लोअर तक. ठीक है ना. हेड से लेके लोअर तक, हेड से लेके लोअर तक हम इसको क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं. ओके.
there is a state unbroken line means and all orders and communication flows down to the line. Getting you all are? So my dear students, under line organization क्या होते हैं? एक हेड होता है, हेड के बाद क्या होगा? जो सबसे लोअर वाला होगा वो आपका एग्जीक्यूटिव होगा, जो काम को आपके परफॉर्म करेगा। इसके बीच में बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे, बहुत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, फिर ब्रांचेस के हेड होंगे। तो जो एक सिंपल लाइन में जो अथॉरिटी होती है, सिंपल लाइन स्केलर चेन में जो अथॉरिटी होती है, मतलब एक सीधी रेखा में, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें तो आप पाएंगे क्या? लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू अ डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड थ्रू विच ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देयर इज अ स्टेट अनब्रोकन लाइन होती है, कोई भी बीच में नहीं होता है, ओके ना। एंड ऑल ऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन फ्लो डाउन द लाइन अकॉर्डिंग टू Lundy. Line organization is characterized by direct lines of authority flowing from top to bottom of the organizational hierarchy and lines of responsibility flowing to an in opposite but equally direct manner। ठीक है ना, इस तरीके से इस चीज़ों को क्या करते हैं? वो मैनेज करता है इस मैनर में। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नेजर स्केलर और हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू अ सीरीज ऑफ अनइंटरप्टेड वर्टिकल रिलेशनशिप विच कनेक्ट the position and task of each level with these above and below it। ठीक है ना। every supervisor has complete command over his subordinates and every subordinate is directly accountable to only one superior immediately above him। there is therefore unity of command। each department is self-contained as the subsidiary service function and under the charge of other departmental head। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या देखी? क्या? एवरी सुपरवाइजर हैज़ कंप्लीटेड कमांड ओवर हिज सबॉर्डिनेट्स एंड एवरी सबॉर्डिनेट इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू वन सुपरवाइजर, वन सुपीरियर। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? अकाउंटेबिलिटी है, मीन्स जो टास्क है वो असाइंड है, ठीक है। वो टास्क जब असाइंड है तो जो उसको असाइन कर रहा है वो उसके लिए क्या होगा? ऑथोराइज होगा कि हाँ उसके अंडर में वो काम को परफॉर्म किया गया है कि नहीं किया गया, ठीक है ना। अब देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर टू टाइप ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एक प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्योर लाइन मीन्स सीधी रेखा, और दूसरा क्या हो गया? सेकंड वन इज हो गया डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। पहला हो गया प्योर लाइन, सेकंड वन इज डिपार्टमेंटल। प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया कि एक सीधी रेखा, जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्ट अप्रोच इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एट पर्टिकुलर लेवल आर सिमिलर। मतलब क्या होती हैं? एक्टिविटीज़ आर लगभग सिमिलर होंगी या फिर एकदम एक तरीके से लार्ज उसमें होंगी, ठीक है ना। फिर क्या है? एवरी एम्प्लॉयज परफॉर्म बाई लार्ज सेम टाइप ऑफ वर्क द डिवीजन ऑफ परफॉर्मेंस एंड सुपरवाइजिंग सेम ऑपरेशंस। तो लाइन प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें एक सीधी रेखा में सेम नेचर का काम करता है। लेकिन दूसरा डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स अ ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक, जैसे अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट द डिपार्टमेंट क्या करता है? उसको डिवाइड कर देता है, डिवीज़न कर देता है, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे जब हम डिपार्टमेंट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ओके। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हुआ, आपका प्रोडक्शन मैनेजर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, सुपरिटेंडेंट हो गया, वेवी हो गया, डाइंग हो गया, वीविंग हो गया, ठीक है। ये सब क्या बन गए? ये आपके डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गए। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे चार्ट बना के बताया गया है आपको, ओके। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्या मेरिट्स हैं? पहला है सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल है। जैसे एक सीधी बात समझ में आती है कि जो मान लीजिए हम किसी कंपनी के मालिक हैं, तो हम जो अपने एग्जीक्यूटर को ऑर्डर दिए हैं उसको हम करेगा कि नहीं करेगा या किसी कंपनी कैसे करेगा, इन सब सारी चीज़ों को ये जो मेरे लिए क्या है? अकाउंटेबल है। अच्छा, मैं क्या हूँ? मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, ठीक है ना, या हेड हूँ, ठीक है। तो
या आप हैं तो आप जैसे क्या है कंपनी के आप हेड हैं और आपके अंडर में वो क्या है वो सीधे आपके लिए अकाउंटेबल, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करते हैं, बहुत सिंप्लिसिटी है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। दूसरा है क्विक डिसीजन है। क्विक डिसीजन में क्या है, क्विक डिसीजन में आप बहुत जल्दी, कोई चीज़ है नहीं, आपको ही करना है सब कुछ, आप तुरंत क्विक डिसीजन करते हैं, थोड़ा सा भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। यूनिफाइड कंट्रोल है, एक कंट्रोल है, ठीक है ना, कहीं कोई परेशानी नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकॉनमी है, ज़्यादा कम खर्च वाला है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट है, फिर कोऑर्डिनेशन। डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स बहुत ज़्यादा है। डिमेरिट्स ओवरबर्डनिंग, काम का ओवरबर्डन है तो आप ही को परफॉर्म करना है, उसमें कहीं कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है, सीधे आप ही को परफॉर्म करना, आप ही को जवाब दे देना। तो एक ओवरबर्डन, काम का बहुत ज़्यादा काम अगर बढ़ता है तो फिर वो आपके लिए ओवरबर्डन है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ कंसर्निंग द हिज डिपार्टमेंट, जब एक ही मैनेजर सब काम करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सब सारी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, तानाशाही हो जाती है। डिफ़िकल्टी इन स्टाफिंग, डेफिनेटली स्टाफ अच्छे नहीं मिलते हैं। इनस्टेबिलिटी, हमेशा अनस्टेबिलिटी रहती है, कब वो जब ओवरबर्डन होगा तो काम छोड़ के चला जाएगा। सूटेबिलिटी, बहुत स्मॉल इंटरप्राइज, जैसे कि बहुत छोटे इंटरप्राइज के लिए सूट करता है, बहुत लंबे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन सूट नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं दूसरा, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, दोनों को मिक्स कर दिया गया, मतलब थोड़ा लाइन का भी यूज़ किया गया, फिर हम डिपार्टमेंट का भी यूज़ किया गया। जैसे देख रहे हैं आप, मैनेजिंग डायरेक्टर एक हेड है, वो गाइड कर रहा है, तो वेरियस डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, मैनेजिंग एंड फाइनेंसिंग, फिर इनके अंडर में चीफ, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर क्वालिटी इंस्पेक्टर, फिर ये बना गया। तो क्या है, पहला लाइन है, मतलब लाइन का भी यूज़ किया गया, फिर स्टाफिंग कर दी गई उसकी। तो देखो क्या है, लाइन एंड एग्जीक्यूटिव स्टैंड प्राइमरी चेन ऑफ कमांड एंड आर डायरेक्टली कंसर्न विद द अकम्पलिशमेंट ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बट दे आर जनरलिस्ट एंड देयरफॉर स्टाफ पोजीशन आर क्रिएटेड टू प्रोवाइड एडवाइस। स्पेशलिस्ट आर अटैच्ड टू लाइन मैनेजर्स टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एडवाइस and information on a specific managerial problem. Staff personnel are expert in their respective functions. They are purely of advisory nature and have no power command outside their own departments. Generally, their substantive function which directly contribute to overall goals of the organization are classified in line. Okay, क्या क्या मेरिट्स हैं, आइए देखते हैं मेरिट्स इसके। मेरिट्स में सबसे पहला क्या है, प्लान्ड स्पेशलाइजेशन। कोई भी जब ये पूरा टीम काम करेगी तो पूरा एक प्लान वे में काम करेगी, ठीक है ना। तो उसमें ये एक सबसे बड़ी इसकी मेरिट है। दूसरा क्या है, बैलेंस डिसीजन। अच्छा, बैलेंस डिसीजन में क्या है कि कोई भी हम जब डिसीजन लेकिन करेंगे तो देखेंगे कोई जो डिपार्टमेंट हो बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो, या बहुत ज़्यादा कोई फील्ड एक्टिव इफेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो कोई स्टाफ, क्योंकि सब उससे जुड़ा होता है ना। स्टाफ स्पेशलिस्ट प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट एडवाइस टू द राइट टाइम सो दैट द लाइन्स एग्जीक्यूटिव कैन टेक बेटर डिसीजन, ओके ना। फिर डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, क्योंकि सब कोई देखता है, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन, जो कमांड है वो सही तरीके से मेंटेन है तो फिर डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा। अनडिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अनडिवाइडेड होती है, क्योंकि ईच लाइन ऑफिसर इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ इस डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अच्छा, एक जो ऑफिसर है वो अपने डिपार्टमेंट के रिजल्ट के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर नहीं होगा तो फिर उससे पूछी जाएगी चीज़ें। फिर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब देयर इज़ अ ग्रेटर स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जैसा चीज़ें होती हैं, जैसा कंडीशन होता है, जैसा सिचुएशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, फिर line in staff structure provide the scope for efficient personnel to grow in the organization due to the larger number of responsible positions. Promotion prospect the high staff services provide an excellent training ground for managers. There is therefore continuity of management and stability on the organization. Okay, डिमेरिट्स, देर आर सो मैनी डिफरेंट। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है, कई बार सब कोई अपने मन मुताबिक काम करता है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो पाता। इनफेक्टिव स्टाफ, जब इनफेक्टिव स्टाफ भी हो जाते हैं, एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा स्टाफ रखते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, लैक ऑफ क्रिएटिविटी भी आ जाती है। ओके, डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, इसको आप लोग देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सिंपल, एब्सेंट, बहुत सारी सिंपल वो दिया है।
अब देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर, देर आर फंक्शनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं. द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में बी ग्रुप आइदर ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. देयरफॉर देर आर टू मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. क्या? फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. मतलब जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें देर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है ना. पहला क्या होता है? फंक्शनल हो गया, दूसरा डिविजनल हो गया. अच्छा, अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच मेजर और बेसिक फंक्शन इज ऑर्गेनाइज एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट. बेसिक और ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनिक फंक्शंस आर द फंक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ विच इज वाइटल एंड एसेंशियल्स टू द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंसिंग एंड पर्सनल बेसिस फंक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज. अब देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स functional organization means there are the division of department on the basis of particular function. Getting it all? Means the division of organization is depend on the functions. जैसे प्रोडक्शन एक फंक्शन है, फाइनेंसिंग फंक्शन है, सेल्स फंक्शन है, परचेजिंग फंक्शन है. तो हम जो डिवीज़न करते हैं ऑन द फंक्शन के बेसिस पे इसका डिवीज़न करते हैं, यही फंक्शनल स्ट्रक्चर है. क्लियर हो गया? आपको समझ में एक कॉमन चीज़ आ गई. एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ द मोस्ट लॉजिकल, टाइम प्रूवन. डेफिनेटली लॉजिकल है, टाइम प्रूवन है. इट प्रोवाइड्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन विच मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. इट इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड नेसेसरी. ठीक है ना. ये सब सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रही होंगी. अब देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शनल के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग. डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है? स्पेशलाइजेस वर्किंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नॉट बी एबल टू सी द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. ठीक है, सही बात है. इट बिकम्स डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम. ठीक है, मतलब डिफ़िकल्टी हो जाती है थोड़ी सी पर्टिकुलर डिवाइस, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग जब एक ही डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फंक्शनल हेड्स डोंट ऑब्टेन एक्सपीरियंस रिकॉर्ड फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस. ओके, एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज डिपार्टमेंट में ऑल्सो बिकम टू लार्ज कॉजिंग इन डिसीजन मेकिंग. बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि सारे डिपार्टमेंट का कंसर्न करना पड़ता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. मैनेजर में ट्राई टू बिल्ड अप देयर ओन फंक्शनल एम्पायर्स. ठीक है ना. तो मैनेजर्स भी अपना खींचतान मचाए रहते हैं, इसलिए एक तरीके से डिसएडवांटेजेस भी हो जाता है. अब बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की. डिविजनल स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे होंगे क्या? डिवीज़न अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट. देखिए प्रोडक्ट के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? डिवीज़न कर रहे हैं. तो व्हेन वी डिवाइड द थिंग्स according to the basis of product, that is called divisional structure. Getting it? अब देखिए इसमें क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है. अब इसमें प्लास्टिक यूनिट है, तो प्लास्टिक यूनिट में देयर आर 3 प्रोडक्ट. उसको रॉ मटेरियल में देखिए उसके अकॉर्डिंग हमने डिवीजन, प्लास्टिक डिवीज़न, केमिकल डिवीज़न, मटेरियल डिवीज़न, मेटल्स डिवीज़न. आपने देखा इसके अकॉर्डिंग पे जब हम डिवीज़न करते हैं तो ये चीज़ होता है. एडवांटेज क्या है? प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन कैन रिड्यूस एंड द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. ऑल एक्टिविटीज़ कंसर्निंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन और इंटीग्रेटेड टुगेदर. ठीक है. इट फोकस इंडिविजुअल अटेंशन. सही बात है. मतलब सारी प्रोडक्ट की एक उस पर रहता है, तो वो सारी चीज़ों को क्या करता है? वो उस पर फोकस करके चीज़ों को करता है. ठीक है ना. तो it leads to a specialization of physical facilities and human talents. Okay, and as each production division and semi you can see here advantage. The performance of each division it is contribute to overall result can easily evaluated. Responsibility for the performance of division can be fixed. अब देखिए क्या है, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं तो अपना रिजल्ट देते हैं, तो अब अगर किसी डिपार्टमेंट में कमी रहती है तो तुरंत वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है उस डिपार्टमेंट की. भैया आपकी दिक्कत है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग. ठीक है ना. तो ऐसी चीज़ें क्या है, ये चीज़ें बता दी, एडवांटेज होता है.
फिर फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज अ न्यू डिसीजन, ठीक है, एज ईच प्रोडक्ट डिवीजन इज सेमी ऑटोनॉमस एंड कंटेन्स डिफरेंट फंक्शन, डिविजनल स्ट्रक्चर हेल्प इन डेवलपिंग इन वेरियस स्किल रिक्वायर्ड फॉर द टॉप मैनेजमेंट, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू चेंज। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स हैं। डिसएडवांटेजेस में हम देखेंगे क्या, डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर, देर इज़ अ डुप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड फंक्शंस, ठीक है ना, देर इज़ अ डुप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड फंक्शंस, ईच प्रोडक्ट डिवीजन मेंटेन इट्स ओन फैसिलिटीज़ एंड पर्सनल ड्यू टू विच ऑपरेटिंग कॉस्ट में बी हाई। अब देखते हैं हर प्रोडक्ट की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो उसके कारण मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या है अपना एक सेपरेट डेवलप करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन दूसरा है, advantages of centralization of center, certain activities like financing, accounting, distributions it's are not available, there may be underutilization of plant capacity, मतलब कम उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाते हैं। मैनेजर्स इन ईच डिपार्टमेंट में फोकस ऑन द देयर ओन प्रोडक्ट विदाउट थिंकिंग ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपना अपना सेपरेटली देखने लगते हैं, तो वहाँ पे जब सेपरेट देखेंगे तो फॉर्म को लॉस होगा। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन डिफरेंट डिवीजन ऑफ ऑल एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज, तो ये सब सारी चीज़ें हैं इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये डिफरेंस है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको देखना है। Delegation of authority take place when a manager assign a part of his work to other and gives them to authority to perform the assigned task. The manager who delegates authority hold the subordinate responsible for proper performance of the assigned task. The process of delegation involves assigning duties, entrusting authority, and imposing responsibility on subordinates. Some popular definitions of delegations are, देखिए अब क्या है delegation of authority, अधिकारों का बंटवारा। अभी मैंने इतना पढ़ा होगा, आपको थोड़ा सा नहीं समझ में होगा, लेकिन मैंने आपको एक वर्ड बोला क्या, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना, मीन्स वट एवर अथॉरिटी यू हैव, क्या करते हो आप अपने सबॉर्डिनेट्स में, क्या करते हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हो, तो वो क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखो क्या है, थस द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इन्वॉल्व असाइनिंग ड्यूटीज़, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग अथॉरिटी एंड इम्पोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सबॉर्डिनेट्स, यही है क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। ओके, बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं आपकी बुक में, देख लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स merely grants of authority to subordinates to operate within prescribed limits, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एक कॉमन वे में समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, देखिए, delegation involves sharing of work and authority with others. A manager does not pass on his entire work and authority to his subordinates. पूरा वर्क नहीं कर सकता है, लेकिन अपने काम का जो छोटा सा हिस्सा क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है दूसरे को और असाइन कर सकता है। इफ़ ही डज सो द मैनेजरल पोजीशंस बिकम एम्पटी विद नो वर्क एंड नो अथॉरिटी। ही ऑलवेज रिटेन सम अथॉरिटी विच ही एक्सरसाइज हिमसेल्फ। He retained the authority to take important decisions and the authority to supervise and control the activities of his subordinates. Okay, delegation of authority is based on elementary principle of division of work. No merger can perform the entire work assigned to him. Okay, now he gets part of the work carried out of his subordinate. Delegation is always done with the certain limits. हमेशा कुछ सर्टन, मतलब पूरा का पूरा आप हिस्सा नहीं ट्रांसफ़र करते, आप जो भी जिसको असाइन करते हो उसकी कमियों को, उसको क्या करते हैं, उसके लूप होल्स को आप जानते हो और फिर आप क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो। डेलीगेशन नेवर मीन्स एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, डेलीगेशन डज नॉट इम्प्लाई रिडक्शन ऑन अथॉरिटी। अपना मतलब आप ऐसा नहीं कि आप अपने अधिकारों की कमी कर रहे हो, आप दे रहे हो कि हाँ भैया करके दो, मेरे अंडर में करके दो, सुपरवाइज उसको आप करते हो, ठीक है ना। अ सुपीरियर एक्सरसाइज कंट्रोल टू इंश्योर द सबॉर्डिनेट आर यूजिंग अथॉरिटी इन द प्रॉपर मैनर। अच्छा, जो सुपीरियर होता है, जो मैनेजर होता है, वो क्या करता है, कंट्रोल किया रहता है हर चीज़ पे कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो काम प्रॉपर वे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में क्या हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव। डेफिनेटली अगर कोई हेड है और उसके अंडर में उसके कामों को, अपने मतलब कामों को ऑथोराइज़ करता है, किसको असाइन करता है, तो अगर कोई करके देता है तो डेफिनेटली वो टॉप एग्जीक्यूटिव को बहुत रिलीफ मिलता है।
स्केलर चेन, डेफिनेटली स्केलर चेन क्या है, मतलब एक ऑटोक्रेसी होती है, एक आपको कह सकते हैं इसके हम टॉप टू बॉटम यू कैन से, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, फिर क्विक डिसीजन हो जाते हैं, तुरंत अच्छा से अच्छा डिसीजन होता है, फिर मोटिवेशन टू सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स को आप मोटिवेट कर ले जाते हो, ठीक है ना, कि आप इतने फीलिंग ऑफ स्टेटस, मतलब आप रिगार्डिंग टू सबॉर्डिनेट, जैसे कहते हैं सबॉर्डिनेट्स काम कर लेता है तो आपको भी एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है, और सबॉर्डिनेट्स को भी मोटिवेशन मिलता है कि वो भी टॉप लेवल से डायरेक्ट जुटा है, उसके काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, फिर देखिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट होता है, फिर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो ये सब सारी चीज़ें ओके। फिर एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब एलिमेंट्स क्या क्या है प्रॉपरली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। असाइनिंग ऑफ टास्क ड्यूटीज़, हम किसको असाइन कर रहे हैं ड्यूटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मैनेजर डिफाइन द ड्यूटीज़ और जॉब टू बी परफॉर्म बाय हिज सबॉर्डिनेट, इट लाइक आस्किंग द सबॉर्डिनेट टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजर। द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच सबॉर्डिनेट आर ऑल्सो स्पेसिफाइड, मतलब पहले ही ये चीज़ उसको क्लियर कर दी गई रहती है जिसको आप ड्यूटी असाइन करते हो कि हाँ भैया ये चीज़ है, इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो पहले एलिमेंट्स हो गए। दूसरा, ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। ग्रांट अथॉरिटी मीन्स गिविंग द राइट टू सबॉर्डिनेट डिसाइड एंड एक्ट टू यूज नेसेसरी रिसोर्सेज एंड रिप्रेजेंट द सुपीरियर, ठीक है, मतलब आप उसको हक देते हो, उसको हक नहीं, और उसको ऑथोराइज करते हो कि यू आर माई रिप्रेजेंटेटिंग ऑन, यू आर रिप्रेजेंटेटिंग द वर्क ऑन माई बिहाफ, ओके, सो दिस इज द अथॉरिटी ग्रांट। तीसरा, क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, डेफिनेटली ओके। फिर ये तीन टर्म है क्या, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर द थ्री बेसिक एलिमेंट्स। पहला अथॉरिटी, डेलीगेशन। अब इसके तीन बेसिक चीज़ें हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ध्यान रखिएगा तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ए ग्लांस हम लोग देख चुके हैं, अब देखेंगे अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी इम्प्लाइज, ये पूरा लाइन आना चाहिए आपके डेफिनेशन में, राइट टू इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन and to command his subordinate. It is the sum of the rights and powers entrusted to a person enable him to perform the assigned task. Okay, Henry Fayol defined the right to give order and power to exact obedience, ठीक है ना, हेनरी फूल का डेफिनेशन। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, क्या कहते हैं ऑथोरिटी की, इट इज़ द legitimate right of the individual, it is the right to command and control others to take other decisions, it is bound by certain limits, मतलब मैनेजर के कंट्रोल में होता है। इन एडिशन टू द लिमिट implied in positions, it is used to achieve organizational objective, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको पाने के लिए किया जाता है। अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स रिलेशनशिप एंड हेल्प टू मेंटेन ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बाय ए मैनेजर टू हिज सबॉर्डिनेट्स, okay. Authority is the key to manager, okay. Authority is the different from power, okay na. Power is the capacity to influence other, while authority is the right to influence others, clear na. Power is personal while authority is associated with the official position or rank, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, पावर और अथॉरिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेट विद द पावर कांट बी डेलीगेटेड, पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, ये रहा। अब देखिए टाइप ऑफ अथॉरिटी, देयर आर सम टाइप ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल अथॉरिटी, कॉम्पिटेंस अथॉरिटी, एक्सेप्टेंस अथॉरिटी। फॉर्मल अथॉरिटी इट इज़ द ऑफिशियल अथॉरिटी गिवन टू एन इंडिविजुअल बाय बॉस, ठीक है ना, जो आपका हेड होता है वो देता है उसको फॉर्मल अथॉरिटी। कॉम्पिटेंस इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ नॉलेज, अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल कमांड्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। फॉर इंस्टांस, जैसे आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है तो आप उसको क्या करते हो, वो मतलब आप अपना खुद फेवर करते हो अपनी स्किल के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने टैलेंट के बेसिस पे। फिर एक्सेप्टेंस अथॉरिटी, इट इज़ द अथॉरिटी टू विच एन इंडिविजुअल gets when other accept or obey his order or instructions. A person command may be accepted when he give the reward and penalties. तो आप देखते हैं जैसे कोई पर्सन किसी का ऑर्डर फॉलो करता है तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। फिर बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म डिसाइड टास्क और ड्यूटीज़ टू द वन ऑफ वंस एबिलिटी, ओके ना, मतलब कोई एबल है और वो काम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से, तो ये क्या है, परफॉर्मेंस द असाइंड टास्क और ड्यूटीज़।
तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज रिलेशन टू द ह्यूमन बीइंग बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स बीइंग असाइंड अ ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ पर्सन नॉट अ मशीन, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इट्स ऑलवेज फ्लो अप फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। कहाँ जाता है? सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर जाता है, क्योंकि परफॉर्म कौन करता है? परफॉर्म कौन करता है? कौन करता है भैया? एक्सिक्यूटर करता है, ठीक है ना। सबॉर्डिनेट्स करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज अराइजेज ओनली व्हेन अ ड्यूटी हैज़ बीन असाइंड बाय सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। ओके, द एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट हर द जॉब एंड टू मीट हर सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, थोड़ी सी चीज़ें। मीनिंग, लीगल राइट ऑफ द सुपीरियर टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट। ओके, वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, क्या है? इट्स ऑब्लिगेशन of a subordinate to perform the duties assigned by the superior. Origin, authority arises either from a formal contract, from legal provisions. It is attached to a particular positions and tends therefore to be impersonalized. On the other hand, responsibility arises from a superior subordinate relationship. When a subordinate receives authority from a superior, he becomes responsible to the latter. Responsibility is attached to a particular person and it is therefore personalized. Okay, delegation. Delegation मतलब बंटवारा कैसे होगा दोनों का? Authority can be delegated by a superior to his subordinate, but responsibility is absolute who can and can never be delegated. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। व्हेन सुपीरियर डेलीगेट्स द अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, ही कंटिन्यू टू रिस्पॉन्सिबल फॉर टू हिज ओन सुपीरियर। ओके, डायरेक्शन फॉर फ्लो मतलब ऊपर से नीचे कैसे जाता है? सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बनाया गया। अथॉरिटी क्या होता है? ऊपर से नीचे चलता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर चलता है, ध्यान रखिएगा। Continuity, authority usually has a longer life than responsibility. Responsibility generally comes to an end after the assigned duty is performed. Termination, authority may be terminated at a notice. Responsibility cannot be, however, so terminated. Despite the above differences, authority and responsibility are closely interrelated. There are two wheels of management cycle, and management cannot be successful unless both move together. Clear? अब हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी आप देखेंगे क्या है? अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये काफ़ी ये वर्ड्स सिमिलर हैं और ये आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अकाउंटेबिलिटी मीन्स अ पर्सनल आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम्स। व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स ऑथोरिटी from his superior, he become obliged to render an account of how he has used his authority. ये हुआ accountability. Accountability is the obligation of an individual to report formally to his superior about the work he has done to discharge the responsibility. The basic feature of accountability are as follows. कुछ फीचर्स हैं इसके, देख लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सरसाइज ऑथोरिटी इन द आइटम्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। सेकंड, द एक्सटेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज मूव्स अपवर्ड फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, ठीक है ना। ये सारे कुछ फीचर्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। डिफरेंस भी है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अक्सर पूछे जाते हैं डिफरेंसेस। ये इस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? आपको मैंने पहले भी बताया है क्या कि पावर का सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर किसी एक हाथ में चला जाए। यहाँ का डीएम है, अगर डीएम सारे पावर को अपने हाथ में सेंट्रलाइज कर दे तो क्या होता है? मतलब उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी कहते हैं। अच्छा, जब यही डीएम अपने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दे, जैसे फूड ऑफिसर फूड देखेगा, एजुकेशन ऑफिसर एजुकेशन देखेगा, डिस्ट्रिक्ट सीडीओ देखेगा, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर डेवलपमेंट देखेगा, एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर, मार्केटिंग देखेगा, तो ऐसे क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, अपने अधिकारों को बांट दिया, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस है, आप देखेंगे इसको।
concentration of authority at top level of management, dispersal of authority at all levels of management, minimum maximum, राइट. रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स होता है. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, खुद ही सब काम करता है ना, और डिसेंट्रलाइजेशन में मैक्सिमम मतलब वो चीज़ों को बांटता है अपने में. तो इंश्योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तीसरा पॉइंट होता है. मेन पर्पस क्या होता है, मतलब अपनी कंट्रोल को बनाए रखना. इसमें क्या होता है, टू स्पीड अप डिसीजन एंड टू मोटिवेट एंड डेवलप सबॉर्डिनेट्स. जैसे बहुत लंबा ऑर्गेनाइजेशन है तो अकेले खुद प्रधानमंत्री देश का विकास नहीं कर सकते, ठीक है ना, या डीएम ही पूरा हर काम नहीं कर सकता है. तो डीएम क्या होता है, अपनी आप चीज़ों को क्या डिसेंट्रलाइज कर देता है इस तरीके से. मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इस टॉपिक को हम लोग पहले भी पढ़ चुका गया, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन. ओके. मेरिट एंड रिडक्शन इन बॉर्डर ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव, डेफिनेटली. मोटिवेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स, बेटर डिसीजन होते हैं, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. सिमिलर टाइप ऑफ पॉइंट्स हैं, आप देख रहे होंगे. इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, एफिशिएंट सुपरविजन एंड कंट्रोल है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है. ये सब सारे पॉइंट्स सिमिलर हैं, अभी आपने देखा. डिमेरिट्स में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो पाता, बहुत प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक चीज़ एक रूपता नहीं हो पाती है. हैवी ओवरहेड्स हो जाते हैं. ओके. अनसुटेबल फॉर स्मॉल फॉर्म्स, स्मॉल फॉर्म्स के लिए अनसुटेबल है. एक्सटर्नल कंसंट्रेशंस. डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें कुछ डिफरेंसेस दिए हुए डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आप देखेंगे. नेचर है, स्कोप है, कंप्लीशन है, सिग्निफिकेंस है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है. ओके. तो इसके बेसिस पे आप नीचे देखिए, दिया डेलीगेशन इज कंपल्सरी एक्ट एज अ मैनेजर कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑफ हिज इन ऑन हिज ओन. डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी, डिसीजन एट द डिस्क्रिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. क्या है, ये ऑप्शनल है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. नेचर क्या है, डेलीगेशन इज कंपल्सरी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल. मतलब उसको लगेगा कि मुझे चीज़ें पावर को डेलीगेट कर डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, देना चाहिए दूसरे को, अधिकारों को, तो वो करेगा, ठीक है ना. लेकिन डेलीगेशन क्या होता है, अपनी ऑथोरिटी, अपनी काम को, अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए किसी को ऑथोराइज करना है कि भैया तुम ये काम करके मुझे दो. बात समझ में आ गई. ओके. दूसरा, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर, डेफिनेटली. टू इंक्रीज द रोल एंड autonomy of lower level. Okay. Its scope is narrow as it is confined to a superior and his immediate subordinates. Okay. Its scope is wide as it involves extension of delegation to the lower list. अब जैसे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, वाइड कर रहे हैं, तो हम डिसेंट्रलाइज करेंगे ना. जैसे बहुत लंबा फॉर्म हुआ तो एक आदमी कोई भी चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकते. तो इस तरीके से इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड ऑथोरिटी. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन टेकिंग द टॉप मैनेजमेंट. देयर इज़ अ लेस फ्रीडम एंड देयर इज़ अ मोर फ्रीडम. सो ये पूरा चैप्टर आपका एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है. होप सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे. अगर किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझसे उसको कमेंट में पूछ सकते हैं. सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच.